हाँ अमरजीत बताइए। यूट्यूब पर लाइव तो शेयर हो रहा है ये वीडियो। ये वाला पब्लिक है क्या, देखिए तो। हाँ हाँ सर, ये लाइव नहीं रहते मुझे। अभी लाइव हो रहा है, कब कब लाइव हो रहा है? सर जस्ट अभी ऐसे उधर से। नहीं नहीं, लाइव ये नहीं, दूसरा वाला होगा, ये लाइव नहीं हो रहा होगा। लाइव हो रहा है अभी वाला अभी लाइव। मुझे दिख रहा है सर। हाँ सर सर। लाइव शेयरिंग हो रही है सर। तो देखिए पब्लिक होगा, वो चेक कीजिए। अनलिस्टेड तो कैसे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है फिर? अनलिस्टेड है तो। इसमें लाइव नहीं आ रहा सर, बट लिख रहा है। अच्छा दिख रहा है कि यू आर लाइव, अच्छा लाइव हैं हम। हाँ, अच्छा यूट्यूब पे दिख रहा है या अभी तुम्हें गूगल मीट पे दिख रहा है? अभी तो गूगल मीट पर दिख रहा है सर। सर मीट पर लिख कर आ रहा है लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब टैप टू ज्वाइन। अच्छा हाँ अच्छा, एक्चुअली वहाँ पे ना गूगल मीट पे हुआ दिखाइए। तो मैं समझ गया वो, हाँ तुम लोग ज्वाइन कर पाओगे लेकिन बाकी लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि वो सेम जगह से हो रहा है ना। मतलब वो, नहीं नहीं इससे हो रहा है वो। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ ऑप्शन रहता है। सो ये OBS के थ्रू हो रहा है, देखिए OBS पे। तो वो तो होता ही है ना, रहने दीजिए कोई बात नहीं। हाँ मैं समझ गया, ठीक है। वो बाहर नहीं होगा, तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि ये सेम सिस्टम से हो रहा है ना, इसीलिए। वो तो बैकअप है यूट्यूब पे, इसलिए लाइव भी। यूट्यूब पब्लिक नहीं है ये, बाहर का कोई नहीं देख सकता। आप लोग चूँकि मीटिंग में इसलिए देख सकते हो। तो उसमें यह है कि जैसे मान लो कई बार ना लाइट कट जाती है, लाइट कट जाएगी तो ये सेव नहीं होगा वीडियो। तो यूट्यूब पे सेव रहेगा एटलीस्ट, इसीलिए लाइव चल रहा है, बाहर लाइव नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कल स्टार्ट किए थे ना, तो तो हम लोग ने कल कहाँ से स्टार्ट किया था? जैम का सिलेबस एक बार ओपन कर देता हूँ। सो इसको अगर हम कट करें तो MS सिलेबस ये है, देखो। तो ये जैम MS का सिलेबस है। सो हम लोगों ने अभी यहाँ से स्टार्ट किए थे। तो कल मैं बिल्कुल बेसिक, हम लोगों ने जस्ट बेसिक कल देखा है कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखा था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट है इन विच इट हैज़ मोर देन 2 आउटकम्स, ऑल आउटकम्स आर नोन एंड यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एग्जैक्ट आउटकम या एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट जो बाद में आने वाला है। एंड इसमें ये था कि इट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। और क्या था, एक और कंडीशन था ना, क्या क्या कंडीशन था? रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए क्या क्या डेफिनेशन था, क्या कंडीशन थे? कोई बताओ। सर ऑल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस, हाँ, एग्जैक्ट रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस एंड इट दिस कैन कैन बी बी रिपीटेड रिपीटेड इन अंडर आइडेंटिकल आइडेंटिकल कंडीशंस। कंडीशंस, ठीक है। सो ओके। सो अगला क्या है यहाँ पे? फिर ये अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स की हम बात कर रहे थे, है ना, तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, देखो। सो हम लोग ये बात कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स की। सो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स का मतलब है यहाँ पे वही यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, ये सब क्या होगा, एक, हाँ तो ये सब एक्चुअली किसी इवेंट स्पेस में होगा। तो ये इवेंट स्पेस एक्चुअली सिग्मा फील्ड इसका दूसरा नाम है, जो इवेंट स्पेस लिखा है इसका नाम है सिग्मा फील्ड। तो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ आज, है ना। तो बैकग्राउंड में तो ब्लैक ठीक है, एक मिनट। सो अब हम आते हैं सिग्मा फील्ड पे, या इसी का दूसरा नाम है सिग्मा फील्ड लिखो, या आप सिग्मा अलजेब्रा लिखो, या ये लिख सकते हो, या इसी का नाम है इवेंट स्पेस, ठीक है। सो हमने कल देखा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, फिर देखा सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इवेंट्स क्या है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। और आगे क्या देख रहे थे हम, सिग्मा फील्ड स्टार्ट किया था तो उसको अभी कंटिन्यू करेंगे। तो सिग्मा फील्ड एक्चुअली क्या है, यह है सेट ऑफ इवेंट्स, मतलब सिग्मा फील्ड एक सेट है, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेट्स हैं। कौन से सेट्स हैं? जो इवेंट्स हैं। सो सिग्मा फील्ड इज सेट ऑफ इवेंट्स, मतलब इवेंट का ये सेट है एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखेंगे, सो लेट ओमेगा बी सैंपल स्पेस, मतलब
लोग एस लिख रहा हूँ, ओमेगा लिख सकते हो या एस लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, जो भी सैंपल स्पेस लेना है। कल आई थिंक एस डिनोट किया था ना, तो एस से कर सकते हो। सो लेट एस बी सैंपल स्पेस एंड ये है ए जो है इज अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एस सच दैट, इसका माइक ऑन है, सो शिवा सो यहां से एस बी सैंपल स्पेस एंड ए स्क्रिप्ट ए लिख रहा हूं, इटालियन साइबर समझ लो जो भी है। सो ए इज अ सेट ऑफ, क्या ग्रीक लेटर बोलते हैं, हाँ। सो ए बी अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ एस, एस क्या है सैंपल स्पेस, सो एस इज सेट ऑफ सबसेट ऑफ एस सच दैट, पहला कंडीशन है कि एम्प्टी सेट, हाँ हाँ कल ये लिखा था ना मैंने, एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए। दूसरी कंडीशन है कि हाँ यस, इफ ए बिलोंग्स टू ए देन ई कॉम्प्लीमेंट या ई डैश ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। एंड तीसरी कंडीशन है कि इफ, हाँ ठीक है ना, काउंटेबल यूनियन के अंडर क्लोज्ड होता है, दिस बिलोंग्स टू ए, देन इसका जो यूनियन होगा, सॉरी यूनियन ऑफ ई आईज आई फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सो ये हमारा हाँ सर वो लाइव शेयर की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा वो प्रॉब्लम हो रहा है, एक तो देखिए सिवा पहले तो नहीं होता था क्योंकि हर रोज लाइव होता है, तो आज कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसको ऑफ कर दिया, तो लाइव ऑफ कर दीजिए। हाँ 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 वो मुझे लग रहा है आज प्रॉब्लम कुछ गड़बड़ हुआ है सेटिंग में, क्योंकि हर रोज होता था लेकिन आज लग रहा विजिबल, पहले विजिबल तो नहीं था आप लोगों को, है ना, इसको सर स्टॉप, उसकी वजह से हाफ स्क्रीन दिख रहा है सर पूरा। अच्छा इसे उसको स्टॉप कर दीजिए, रिकॉर्ड हो जाएगा, लाइट जाएगा, देखा जाएगा। अब रिकॉर्ड ऑफ हो गया, यहाँ से ऑफ, यूट्यूब में जाके एडिट कीजिए, डिसमिस, रिफ्रेश कर दीजिए इस विंडो, ठीक है। आप देखो नो सर हटा नहीं, हैं हट जाएगा हट जाएगा, आपका स्क्रीन सर बहुत छोटा आ रहा है इसलिए। ऐसा कैसे हुआ है। सो रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है ना, तो गूगल मीट को एंड करके फिर दोबारा स्टार्ट कीजिए, अभी सिर्फ गूगल मीट ऑफ कीजिए, तुम लोग लाइन पे ही रहना, यहाँ से ऑफ कीजिए, गूगल मीट कट कीजिए, हाँ उसको दूसरा वाला ऑप्शन लेफ्ट साइड वाला क्लिक, लेफ्ट साइड वाले, हाँ लेफ्ट साइड, हाँ हाँ अब दोबारा स्टार्ट कीजिए, हाँ रिज्वाइन कीजिए, हाँ अब स्टार्ट कीजिए फिर से, रुक जाइए अभी, ठीक है रुक जाइए, अब पिन मत, हाँ अब म्यूट है, माइक अनम्यूट कीजिए, रुक जाइए अभी लाइन पर है, अभी ठीक है भाई, अभी आ रहा है तुम लोग का, अब ठीक है ना, यस सर। चलो ठीक है, ओके। सो इसको कंटिन्यू करते हैं हम, तो ये डेफिनेशन हमने कल भी लिखे थे इसके, ठीक है ना, अब इसको समझते हैं। तो मैं कह रहा हूं ए जो है इज अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस, ए क्या है, एक सेट है जिसके अंदर सैंपल स्पेस का सबसेट्स हैं, और आप जानते हो सैंपल स्पेस के सबसेट को क्या बोलते हैं, इवेंट। तो मतलब इसी को, इसलिए सिग्मा फील्ड को हम इवेंट स्पेस भी बोलते हैं, क्योंकि सिग्मा फील्ड इज सेट ऑफ इवेंट्स, सिग्मा फील्ड क्या है, सेट ऑफ इवेंट्स हैं, सो इवेंट का एक सेट है। सो तो इस दिस ए बी a set of this, then we say कि A is सिग्मा फील्ड या इवेंट स्पेस। तो जैम 2024 में एक क्वेश्चन इस पे आया था, सिग्मा फील्ड या इवेंट स्पेस। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, सिग्मा फील्ड या सिग्मा एल्जेब्रा। बताओ अगर सिग्मा वर्ड हटा देंगे, सिर्फ एल्जेब्रा की बात करेगा, तो यहां हमने क्या कहा है, E1 E2 E3 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे इन्फिनाइटली मेनी सेट्स हो सकते हैं, तो इन इन्फिनाइटली मेनी सेट्स का यूनियन उसमें होगा। अगर सिर्फ एल्जेब्रा लिखा होगा मान लो एग्जाम में,
तो सिर्फ अलजेब्रा का मतलब है कि यहाँ फाइनाइट सेट होगा। अगर मैं अलजेब्रा का डेफिनेशन लिखूंगा तो ये en तक ही जाएगा, तो ये इनफाइनाइट की जगह n तक आ जाएगा। तो इस कंडीशन, थर्ड कंडीशन को बोलते हैं क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन, जो अभी लिखा हुआ है, और जो पहले लिखा था उसको बोलते हैं क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन। ये है क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन। उसकी वजह यह है कि यहाँ काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स हैं, अगर उस सेट में है तो उसका यूनियन भी उस सेट में होगा। यहाँ अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है सिग्मा फील्ड में या ए में, तो उसके जो फाइनाइट यूनियन होंगे वो उस सेट में होंगे। तो जैसे मैं जैम 2024 का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर हम आते हैं वापस इसको डिस्कस करता हूँ। तो उसके लिए मुझे पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा या ड्राइव में जाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ? हाँ अर्का थोड़ा जोर से बोली, समझ नहीं आ रहा। हाँ दोनों अलग अलग जरूरी नहीं है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रुको। सो मैं कल एक एग्जांपल दिया था, शायद नहीं दिया था, देखो बताता हूँ। सो मान लो तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि सिग्मा फील्ड और पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस सेम है क्या, ये पूछना चाह रहे हो? तुम थोड़े माइक के क्लोज आके बोलो, दूर से बोल रहे हो, क्लियर नहीं आ रहा। पावर सेट में तो फाइनाइट नंबर होता है टर्म और सिग्मा फील्ड में इनफाइनाइट होता है, तो इसलिए क्या? किसने कहा पावर सेट में फाइनाइट होता है? तुम्हें पता है कि सिग्मा फील्ड हमेशा पावर सेट का सबसेट ही होगा। तो अगर पावर सेट जब फाइनाइट है तो सिग्मा फील्ड में इनफाइनाइट कहां से आ जाएगा? तो पावर सेट सिग्मा फील्ड का सबसेट है। पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस इज द लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड। पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस इज द लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड। उसके अलावा कोई भी सिग्मा फील्ड मिलेगा तो वो पावर सेट से छोटा ही होगा, पावर सेट का सबसेट ही होगा वो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पावर सेट में फाइनाइट है और सिग्मा फील्ड में इनफाइनाइट है? कहां पढ़ लिया तुमने? जैसे अगर कोई सैंपल स्पेस फाइनाइट है तो पावर सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे और एवरी सिग्मा फील्ड विल हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली। कैसे इनफाइनाइट आ जाएगा? क्योंकि जब सेट में फाइनाइट एलिमेंट है तो उसके फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, तो इनफाइनाइट कहां से आ जाएंगे? थोड़ा सोचो, अभी सोचो, तो जब कुछ पूछो तो अगर लिख के देखो कि ऐसा कैसे हो रहा है, कहाँ इनफाइनाइट आ रहा है। कोई ऐसा सिग्मा फील्ड बताओ, जैसे एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक। अब ये सबसे आसान एग्जांपल है। इसका जो सैंपल स्पेस है, अभी म्यूट कर लो फिर पूछना तो बताना। तो सैंपल स्पेस है हेड टेल। अब ये दो ही एलिमेंट सैंपल स्पेस में है तो इसके पास 4 ही सबसेट हो सकते हैं। तो एक मैं क्या करता हूं, मान लो जैसे A1 बना लिया, मैं कल भी ये एग्जांपल शायद दिया था आप लोगों को। सेट कंटेनिंग H, सेट कंटेनिंग T, सेट कंटेनिंग HT। HT का मतलब हो गया ये सैंपल स्पेस ही है। सो दिस इज अ सैंपल स्पेस इटसेल्फ। तो आप लोगों को पता होगा पावर सेट क्या होता है। पावर सेट सेट ऑफ ऑल सबसेट्स हैं। तो अभी जो मैंने A1 लिखा है, दिस इज द पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये जो लिखे हैं ये है पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस S, ठीक। सो ये A1 जो है पावर सेट है सैंपल स्पेस का। अब आप चेक करो क्या ये सिग्मा फील्ड में जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। ये जो 3 कंडीशन यहाँ पे है 1 2 3, क्या वो सेटिस्फाई कर रही है? हाँ या ना? है ना? 5 है इसमें। एवरी सेट का कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। पहला कंडीशन 5 होना ही चाहिए, या कुछ बुक में हो सकता है 5 की जगह सैंपल स्पेस लिखा हुआ हो, सेम बात है। सो एवरी सेट 5 होने चाहिए, हर सेट का कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, सैंपल स्पेस का कॉम्प्लीमेंट 5 है। यू चूज एनी 2 सेट और एनी 3 सेट और एनी 4 सेट, उसका यूनियन इसी में होगा। यूनियन जो भी आंसर आएगा यूनियन का वो भी इसी सेट में बिलोंग करेगा एक्चुअली। दूसरा A2 बनाता हूं, देखो A2 है सेट कंटेनिंग 5, सेट कंटेनिंग H। तो इसके पास 4 सबसेट है, मैं बोल रहा हूं ना, इसके पास 4 सबसेट है। हमने सेट ऑफ सबसेट बनाना है, तो सबसे जरूरी सारे सबसेट लेने जरूरी नहीं है, यू टेक फ्यू सबसेट्स। जैसे मैंने 2 सबसेट ले लिए, ये सेट बनाया।
अभी मैं A3 बना रहा हूं कि मान लो सेट कंटेनिंग H, सेट कंटेनिंग T। A4 है फाई और सैंपल स्पेस, A5 है सैंपल स्पेस और H और T। ठीक, ये है। कितने हो गए? 5 हो गए। A6 हो सकता है फाई हो, H हो, सैंपल स्पेस हो। मुझे बताओ इन 6 सेट्स में से कौन कौन सा सेट सिग्मा फील्ड है? सर A4 है, हाँ, और A1, A4, A3। सो आपको चेक करना पड़ेगा कि देयर आर 3 कंडीशंस। एम्प्टी सेट होने चाहिए। A3 नहीं है, ओके, A3 A2 नहीं है, बाकी सारा है सर। A1, A4 नहीं, A6 भी नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है। सर A2, A2। फाइबर ये है, फाइव में इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है। पहले चेक कर लो, ये डेफिनेशन सबने लिख लिया ना? A3 A4 देयर आर 3 कंडीशंस, ठीक है ना? ये 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन को चेक करो, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सेटिस्फाई कौन कौन से? A4 है सर। ठीक है, तो ओनली A1 एंड A4। अब A1 में तो पता ही है एम्प्टी सेट है। अमरजीत म्यूट कर लो। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 है तो होगा इशू, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज अ सिग्मा फील्ड। और जहाँ सिग्मा फील्ड का कोई नामो निशान नहीं है वहाँ पे पावर सेट ही एक्चुअली सिग्मा फील्ड है। जहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते हैं सिग्मा फील्ड क्या है, वहाँ पे पावर सेट है एक्चुअली। पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस ही सिग्मा फील्ड है, इसलिए ऑल सबसेट्स इवेंट होते हैं। ठीक है ना? अब ये दूसरा वाला क्या है? A6 वाला भी होना चाहिए। कौन सा? A6 वाला। हाँ, A6 में देखो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस यूनिवर्सल सेट। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है? T। क्या इस सेट में है कहीं पे? लेकिन वो सैंपल स्पेस में ओके 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 हमें इस सेट में चाहिए। ओके। हाँ, तो वही तुम्हें समझना है। ये चीज किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन इसको तुम्हें समझना है, वरना किताब पढ़ते हैं बच्चों को समझ ही नहीं आता। तो तुम्हें समझना है क्या कहना चाह रहा है, और इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करके देखने हैं, तो आपको सच में पता चल जाएगा कि आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। ये चीज है। सर हाँ, सर इस लॉजिक से तो फिर किसी भी सेट का सिर्फ 2 ही सिग्मा फील्ड हो सकता है, एक उसका पावर सेट और एक जिसमें एम्प्टी सेट और सैंपल स्पेस होगा। नहीं ऐसा जरूरी थोड़ी है, वो तो यहाँ पे कम एलिमेंट है इसलिए ऐसा हो रहा है। सर A3 A12 है। हाँ, A3 भी तो सो A6 नहीं है क्योंकि इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है। A3 में आते हैं। एम्प्टी सेट है इसमें कहीं? एम्प्टी सेट है? तुम लोग तो पहली चीज तो ये, तुम लोग डेफिनेशन ही देखते हो, बस तुक्का लगाने लगते हो। A3 क्यों होगा भाई सिग्मा फील्ड? क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? तो इसलिए जब भी कोई चीज आराम से काम होकर देख लो क्या क्या कंडीशंस हैं, वेरीफाई करके जल्दीबाजी क्यों करना है? ये 3 कंडीशन है, 1 बाय 1 वेरीफाई करो कि कौन सा सेट ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। A3 में एस भी नहीं है। हाँ वही ना, मतलब एम्प्टी सेट नहीं है तो एम्प्टी सेट देखो, एम्प्टी सेट और सैंपल स्पेस हर सिग्मा फील्ड में होगा। एम्प्टी सेट एंड सैंपल स्पेस हर सिग्मा फील्ड में होगा ही, जरूरी है। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट नहीं है इसलिए सिग्मा फील्ड नहीं है ना? सो दिस इज नॉट अ सिग्मा फील्ड। और बताओ ये H है, इसका कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ पे नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो ये भी नहीं है सिग्मा फील्ड। यहाँ पे H का कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो नहीं है सिग्मा फील्ड। A5 में एम्प्टी सेट ही नहीं है तो नहीं है सिग्मा फील्ड। देख लो। अगला एग्जांपल देखो, जैसे वो कह रही थी, मान लो मैं लेता हूं कि अ कॉइन इज टॉस्ड। सो ये हुआ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कॉइन टॉस करना। सैंपल स्पेस इसका है 1 2 3 4 5 6। सो ये हुआ इसका सैंपल स्पेस।
अब देखो एक मिनट, ए है 5 और 1, A2 है 5 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस, A3 है 5 1 2 2 3 फिर 3 4 5 6 1 4 5 6 एंड सैंपल स्पेस। तुम्हें चेक करना है कौन सा सिग्मा फील्ड है कौन सा नहीं है। सैंपल स्पेस, अच्छा हाँ आते हो पीवाई क्यूब, यही है क्या वो? अच्छा अच्छा, ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ओके देखते हैं। सो लाइक सर A2 A3 होगा सिग्मा फील्ड। ओके, तो अभी आपको आंसर मिल गया। आप कह रहे थे कि सैंपल स्पेस, इसमें एस के सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? सर 6। नहीं नहीं, एस के सैंपल स्पेस, सॉरी सैंपल स्पेस में कह रहा हूँ, एस के पावर सेट में कितने एलिमेंट है? 64। हाँ 2 की पावर 6 है ना। एस के पास टोटल कितने सबसेट हैं? 2 की पावर 6 है ना, तो 64 हैं। तो जब एक तो सिंपल ट्रिवियल रहता है कि मान लो A4 लिख दूं मैं, पावर सेट मतलब ऑल सबसेट 5 1 2 ये चलता रहेगा, एंड डॉट 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 पूरा सैंपल स्पेस तक लिख लो। मतलब ये कहना यहाँ लिखना चाह रहा हूं मैं, पावर सेट ऑफ एस। तो ये तो हमेशा सिग्मा फील्ड होगा ही। इसके अलावा मैं लिख के और दिखा रहा हूँ। A4 हो गया, चलो A5 में तुम लिख लो 1 2 या 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, है ना, ये हो जाएगा। A6 में है कि सर एम्प्टी सेट और सैंपल स्पेस। मान लो चलो ये रख दिया। बताओ इनमें से कौन कौन सा सिग्मा फील्ड है, अब देख के बताओ। अच्छा एक और लिखता हूँ लास्ट, फिर हम चेक करेंगे। A7 है 5 और सैंपल स्पेस, ठीक है। सो A1 सिग्मा फील्ड नहीं है बिकॉज हाँ क्योंकि 1 का कॉम्प्लीमेंट नहीं है या सैंपल स्पेस नहीं है। यस क्योंकि 5 का कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस होगा। सो 5 हैज टू बी देयर एंड इफ ई इज देयर कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी देयर। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस है, तो 5 एंड सैंपल स्पेस हैज टू बी देयर। तो ये सिग्मा फील्ड नहीं है। A2 सिग्मा फील्ड है। सो A2 में सिंपल 5 इज देयर, 5 का कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस, 1 का कॉम्प्लीमेंट ये, इसका कॉम्प्लीमेंट ये, इसका ये। तीसरी कंडीशन, इफ यू टेक यूनियन ऑफ एनी 2 और एनी 3 और एनी 4, यूनियन सेट मस्ट बी इन द सेम सिग्मा फील्ड अगर है तो। सो इन दोनों का यूनियन लो, इन दोनों का किसी का भी यूनियन लो, यहीं पे रहेगा, तो इट इज ओके। A3 क्या सिग्मा फील्ड है? Yes, A3 is not a sigma field. Why? यस सर। सर 1 2 3 नहीं है। हाँ क्योंकि इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन इस सेट में नहीं है। चेक करो इसका, देखो पहली चीज एम्प्टी सेट होने चाहिए, है। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस, 1 2 का कॉम्प्लीमेंट 3 4 5 6, 2 3 का कॉम्प्लीमेंट 1 4 5 6। नाउ द थर्ड कंडीशन इज इफ यू चूज एनी 2 और एनी 3 और एनी 4 और एज मेनी that are available, so their union must be in the same set. So यहाँ में 1 2 and 2 3, this E1 E2 बोल दो, this is E1 this is E2, so E1 union E2 must be there. तो इसका union 1 2 3 होगा, that is not there, so this is not a sigma field. समझ, ये तो पावर सेट है। कंडीशन तो कहती है कि सारे इवेंट्स का यूनियन नहीं नहीं, यहाँ हमने लिखा ऐसा है एक्चुअली, यहाँ पे एक्चुअली मैंने ऐसा लिखा है कि इफ दे आर काउंटेबल, मतलब यहाँ पे एक्चुअली मीनिंग थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, या तो फिर जो बुक्स में लिखते हैं ना कि काउंटेबल यूनियन, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट अंडर काउंटेबल यूनियन, ऐसा बुक में लिखा रहता है।
इट इज द कॉम्प्लीमेंट, इन बुक में क्या लिखा है इन लोगों ने, सो इसने क्या लिखा है डेफिनेशन में, एक और डेफिनेशन देखता हूँ रुको। अच्छा ये लोग वो लिखते नहीं है ना, ये लोग ऐसे लिखते हैं क्लोज अंडर काउंटेबल यूनियन। तो मैं यहाँ ये बोलना चाह रहा हूँ कि इफ E1 E2 यू टेक इन ए दैट शुड बी देयर, तो इसको थोड़ा मुझे लगता ठीक से लिखना पड़ेगा फिर मुझे। कोई भी इसका यह मतलब है इवन यू टेक 2 एलिमेंट, इवन यू टेक 3, इवन यू टेक 4, तो वैसे भी चेक करना पड़ेगा, तो इसको मैं ठीक से लिखना पड़ेगा ना। किसी भी 3 4 2 3 हाँ यस, इट इज अ क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन। अगर बुक में देखो तो ऐसा लिखा रहता है, मैं इसको लिख देता हूँ, दैट इज यहाँ पे सो 2 सेट्स लो या 3 सेट्स या 4 सेट्स या 5 सेट्स, तब भी ये सब उसमें होने चाहिए, ठीक है ना। इफ यू चूज एनी 2 देन दैट शुड बी देयर, इफ यू चूज एनी 3, तो इसको मैं ठीक से कैसे मैथमेटिकली लिखता हूँ, बुक में कैसे लिखता है, बुक में ऐसे लिखा रहता है क्लोज अंडर काउंटेबल यूनियन, हाँ ऐसे लिखा रहेगा। तो है ना, यहाँ पे तुम 2 सेट्स जस्ट लोगे तो वो भी इसमें होने चाहिए, 3 सेट्स लोगे तो वो भी इसमें होने चाहिए, 4 कंसिडर करोगे वो भी इसमें होने चाहिए, ये मतलब है। सर ये साइड में लिखा है ना यूनियन I equals to 1 to infinite, वहाँ पे infinite की जगह पे हम n रख देते हैं और फिर n equals to 1 to, वैसा कर लो, तो इसको ऐसा कर दो आप कि यहाँ मान लो फॉर एग्जांपल ये n तक है, फॉर ऑल n 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ये कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, n आप कुछ भी ले लो। सो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा बोल दो कि n कोई भी नेचुरल नंबर लो, तो 1 2 3 4 5 6 यू चूज एनी, वर्क करेगा, है ना, ये भी ठीक है। सो ei is I from 1 to n, that should be in this set. So ठीक है ना, तो बाकी देख लो, तो ये पावर सेट तो हमेशा सिग्मा फिल्ड रहेगा। A5 में एम्प्टी सेट ही नहीं है, और यहाँ पे भी एम्प्टी सेट तो है, और इसका कॉम्प्लीमेंट भी है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये, इसका कॉम्प्लीमेंट ये, चेक कर लो ये 6 है कि नहीं सिग्मा फील्ड, नहीं है वो। क्यों? नहीं है वो 5 रहेगा तो, हाँ 5 तो है ना यहाँ पे, अब ठीक। जरूर से पहले ही 5 रहेगा, 5 सेट है ना, सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, सेट में कोई एलिमेंट कहीं भी आ सकता है, फर्स्ट पोजीशन है, फोर्थ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम सेट ही होता है ना, वो तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट वो नहीं। 5 नहीं, नेचुरल नंबर वाला 5। अच्छा 5 नहीं है, 1 2 3 4 5 ही था एक्चुअली, वो मैंने ठीक से लिखा नहीं है, ये 5 ही है, अब ठीक कर दिया, देखो अब ठीक है। आपको सिग्मा फील्ड होगा नहीं, अब अभी वो मैसेज में ठीक है ना, क्योंकि एम्प्टी सेट है, कॉम्प्लीमेंट सबका है, यूनियन यू टेक एनी 2 और एनी 3 और एनी 4, दैट मस्ट बी देयर, ठीक है ना। सो ये चीज़ है, ओके देखो सर अगर हम 5 और 6 का यूनियन लेंगे तो सर सिर्फ 6 आएगा, और सर वो भी एग्जिस्ट करेगा। हाँ वो यहीं पे है, तो और 5 और 6 ये तो होता ही है हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है, अगर मैं कुछ थ्योरम्स लिख देता हूँ जस्ट, सो थ्योरम्स ये है कि मान लो इफ ओमेगा बी अ सैंपल स्पेस, ठीक है ना, तो यहाँ पे सिग्मा फील्ड का मतलब है सेट ऑफ इवेंट्स, सिग्मा फील्ड का मतलब समझो सिग्मा फील्ड या इवेंट स्पेस, तो इसका मतलब समझो सेट ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना, ये इवेंट का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो सिग्मा फील्ड के अंदर होगा। सो लेट ओमेगा बी सैंपल स्पेस एंड, अभी मैं ये नोटेशन यूज कर रहा हूं, दिस इज सिग्मा फील्ड। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर मान लो, अच्छा इस तरह सिग्मा फील्ड सच दैट, यही मैं लिख देता हूं, सच दैट E, F बिलोंग्स टू A, मान लो ऐसा है कि A सिग्मा फील्ड है और EF 2 सेट्स हैं
या 2 इवेंट्स हैं सिग्मा फील्ड में, E एंड F आर 2 इवेंट्स इन सिग्मा फील्ड। सो क्या होगा, देन यहां पे ये है कि E यूनियन F सिग्मा फील्ड में होगा, ये तो डेफिनेशन में ही था। E इंटरसेक्शन F सिग्मा फील्ड में होगा, E माइनस F सिग्मा फील्ड में होगा, E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट सिग्मा फील्ड में होगा, इवन E कॉम्प्लीमेंट सब सिग्मा फील्ड में होगा, है ना। E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट सिग्मा फील्ड में होगा, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। तो कहना ये चाह रहा है कि अगर एनी टू सेट यू फाउंड इन द सिग्मा फील्ड, तो यू टेक एनी अलजेब्रा ओवर इट, आइदर यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस लिखा ना, E माइनस F, ऑल विल बी देयर, F माइनस E। सो ये सब ऑब्वियसली होगा। डेफिनेशन में बस 3 कंडीशन था, और अगर उन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया ना, तो इसका मतलब चाहे तुम इंटरसेक्शन दे चेक कर लो वो भी उसमें होगा, यूनियन डिफरेंस चेक कर लो वो भी उसमें होगा हमेशा। तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा इन कंडीशंस को बाय डिफॉल्ट, अगर वो सिग्मा फील्ड है तो। या मैं थोड़े से, है ना, वही चीज़ें मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ कि जैसे E1, E2, E3, En। सो अगर तुम एक चीज़ और देखोगे यहाँ पे कि इफ E1, E2 अप टू सो ऑन, मान लो ये है, दे आर इन सिग्मा फील्ड, या मान लो डॉट 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 बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड, देन सो अगर E1, E2, E3 एंड सो ऑन इट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, तो क्या होगा, देन EI, अच्छा जैसे लिखा था ना, पहले लिखा था मैंने, इंटरसेक्शन ऑफ EI's I from 1 to n, this will also belong to sigma field for all n belongs to natural number, ये हो जाएगा। सो मतलब डेफिनेशन में जस्ट यूनियन यूज हुआ था, लेकिन अगर तुम इंटरसेक्शन भी चेक करोगे सिग्मा फील्ड में, तो हमेशा इंटरसेक्शन अवेलेबल रहेगा उसका। सो इफ दे आर इन सेट सिग्मा फील्ड, देन देयर इंटरसेक्शन विल बी इन सिग्मा फील्ड। चाहे यू चूज 2 सेट एट अ टाइम, उसका इंटरसेक्शन लो सिग्मा फील्ड में होगा, यू चूज 3 सेट, उसका इंटरसेक्शन लो वो भी सिग्मा फील्ड में होगा। जैसे यूनियन के लिए चेक करते हैं डेफिनेशन में, तो चेक करने के लिए 3 चीज़ें चेक करनी है कि एम्प्टी सेट होने चाहिए, हर सेट का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, इफ़ यू चूज फ्यू सेट्स देन देयर यूनियन वहाँ होने चाहिए, ये है। बाकी ये सब ऑब्वियसली सेटिस्फाई होगा ही, ठीक है। सर सिग्मा फील्ड सर n टाइम्स होगा तो सिग्मा फील्ड क्या होगा, n टाइम्स होगा तो इंटेंस मतलब En E1 E2 डैश डैश En ऐसा होगा तो नहीं, सिग्मा फील्ड तो सेट ऑफ इवेंट्स हैं, मतलब ये सब सिग्मा फील्ड नहीं। सिग्मा फील्ड क्या एक सेट है, जैसा भी समझो, सिग्मा फील्ड सेट के अंदर सेट है एक्चुअली। तो मैं E1 E2 इसको बोल रहा हूँ, अभी जैसे मैंने बोला है ना, ये E1 है, ये E2 है, तो E1 इंटरसेक्शन E2 चेक करो यहीं पे आएगा, E1 यूनियन चेक करो यहीं पे आएगा। सो जो भी सेट सिग्मा फील्ड है उसका इंटरसेक्शन यूनियन सब सिग्मा फील्ड में होगा, ये चीज़ है। ओके सर। मैं थोड़ा लार्ज बना कर दिखाता हूँ, इसी एग्जांपल को थोड़ा मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो एक से सेट बनाता हूँ, A6 A7 A8 लिख के दिखाता हूँ। 5 सेट कंटेनिंग 1, सेट कंटेनिंग 2, सेट कंटेनिंग 3। हाँ यूनियन एक सर कीजिए तो हाँ, करो यूनियन लो, क्या दिक्कत है। उसको वाला तो सर ये तो हाँ ये टू का कीजिए तो सर। A2 में किसका यूनियन लेना है, तुम किसका, इस दोनों का यूनियन ले लो, क्या आएगा, पहले 2 सेट का यूनियन ले लो आप, क्या मिलेगा। इफ यू टेक यूनियन ऑफ दीज 2 सेट्स क्या होंगे, 1 आएगा, और 1 यहाँ ऑलरेडी है। चलो इन दोनों का यूनियन ले लो, क्या होगा, यहाँ है ऑलरेडी, तुम इन दोनों का यूनियन ले लो, सैंपल स्पेस ही आ जाएगा। तो तुम चेक करके देखो, तुम ये मैं लिख रहा हूँ, देखो 1 2 देखो मैं एक सेट बनाता हूँ। सो 5 1 2 1 2 है ना, ये है।
चेक करो एक बार ये सिग्मा फील्ड होगा कि नहीं, चेक करो। नहीं होगा सर, हाँ नहीं होगा, नो सर। अच्छा 2 के लिए लिखा नहीं मैंने, तो चलो 2 के लिए लिख दो अगर मैं, तो क्या होगा 1 3 4 5 6, ये ना, तो ये हो जाएगा। और अब ठीक है, देखो अब बताओ। सर 2456 भी तो आएगा ना एक? 2 4 5 6, 2 4 5 6, क्यों 1 3 है कहीं पे? हाँ 1 3 भी आना पड़ेगा, तो 1 3 या तो 2 4 5 6 भी आना पड़ेगा। सो अगर सिग्मा फील्ड बनाना है ना, तुम्हें लगा सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 है और 3, सो 1 3 भी आ जाएगा, 2 3 भी आ जाएगा, 2 3 तो लिख चुका हूँ, 2 3 के साथ कॉम्प्लीमेंट है 1 4 5 6 हो गया है। सो 1 3, तो इसमें सारे एलिमेंट लग रहा है ये 64 आ जाएंगे क्या, देख लेता हूँ एक और, रुक जाओ। तो ये मैं खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से 2 3 लिख दिया हमने, 1 3, हाँ हाँ 2 5 6 1 3, रुको एक मिनट। सो 1 3 का कॉम्प्लीमेंट होगा, सर 2456। हाँ, और क्या रह गया एक बार चेक करो, क्या 2 5 6 कह रहे थे आप? 2 5 6 क्यों चाहिए? अच्छा 1 4 3 है, 1 4 3 कहाँ पे है? नहीं सर, वो 1 2 3 है सर। हाँ सर 1 2 3 को एक साथ, फिर 4 5 एक साथ और 6 लेकर के एक सेट बन सकता है उसकी यूनियन के साथ में। अच्छा, तो वो बन सकता है। अभी ये सिग्मा फील्ड है कि नहीं है ये चेक करो, अभी अभी सेटिस्फाई करेगा सारे कंडीशंस? कितने एलिमेंट है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं अभी 16 है ना, चेक करो हो सकता है ये, बस चेक करो कहाँ फेल कर रहा है, क्या फेल कर रहा है इसमें? 1 4 का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 4 की क्यों जरूरत है? 1 4 2 1 2 4 कह रहे हो आप? 1 4, अच्छा वो मेरी राइटिंग थोड़ी वैसी हो गई, रुको रुको रुको, 1 2 3 होगा। अच्छा ये ना राइटिंग मेरी खराब है थोड़ी सी, तो ये 1 2 3 है, ठीक है ना, देख लीजिए। डन, सेटिस्फाई कर रहा है ये, चेक करो आराम से, की कंडीशन चेक करो, 5 है यस। सो जैसे अगर पूछेंगे कि 5 का कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस, 1 का कॉम्प्लीमेंट 2 3 4 5 6, 2 का कॉम्प्लीमेंट फिर यहाँ पे है 2 3 4 5 6, नहीं 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या था? 1 1 3 4 5 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। 1 2 का कॉम्प्लीमेंट है 3 4 5, 3 का कॉम्प्लीमेंट बाद में लिखा था हमने, ये है 3 का कॉम्प्लीमेंट, ये 3 और 3 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ 4 है, ये 4 लिखा हुआ है मतलब, सो 3 का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। फिर यहाँ 2 3 का कॉम्प्लीमेंट 1 4 5 6, ठीक। 1 2 3 का कॉम्प्लीमेंट 4 5 6, सब पेयर हो गए, 1 3 बच गया। सो 1 3 का कॉम्प्लीमेंट है 2 4 5 6, हो गया देखो, तो कॉम्प्लीमेंट सबका है। अब देखना है यूनियन, यूनियन देखना है, यू चूज एनी 2 देयर यूनियन शुड बी देयर, यू चूज एनी 3 यूनियन शुड बी देयर, यू चूज एनी 4 यूनियन शुड बी देयर, यू चूज एनी 5 यूनियन, मतलब कितने भी सेट चूज कर लो इसमें से, उसका यूनियन इसमें होने चाहिए। ठीक है ना, ये सिग्मा फील्ड हो जाएगा, चेक करो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। सर 1 3 इवेंट एंड 2 इवेंट के यूनियन लीजिए तो 1 2 3 आएगा, 1 2 3 भी नहीं है ना, इतना है तो ये रहा 1 2 3, सर 1 2 4 5 6
1 2 4 5 6 भी है। सर हाँ इतनी ज़्यादा एलिमेंट है पागल ही बोलते हो। अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ, सिग्मा फील्ड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे हमेशा 2 की पावर n होंगे। तो अगर कोई सेट सिग्मा फील्ड है, चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सो इफ A इज सिग्मा फील्ड देन ये वन वे है, इफ एंड ओनली इफ नहीं है, तो ये नहीं समझना कि वन वे है। अगर कोई सिग्मा फील्ड है देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिग्मा फील्ड विल बी 2 की पावर n फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सम लिखा है, ठीक है ना, फॉर सम मतलब देयर एग्जिस्ट। तो अगर कोई सिग्मा फील्ड होगा तो ये जरूरी है कि उसमें एक एलिमेंट हो सकता। अगर मैं क्या लिखता, नहीं एक नहीं हो सकता, कम से कम 2 होंगे, एक तो हो नहीं सकता क्योंकि n को 1 रखूंगा 2 आएगा। तो उस सिग्मा, इफ A इज अ सिग्मा फील्ड देन इट इज नेसेसरी दैट इट विल हैव आइदर 2 एलिमेंट और 4 और 8 और 16 और 32 और 64। ऐसा कोई सिग्मा फील्ड नहीं होगा जहां 3 एलिमेंट होंगे, जहां 5 एलिमेंट होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा। सो अगर कोई सिग्मा फील्ड है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट 2 की पावर n टाइप का होगा, n में भी सम एनी नेचुरल नंबर। तो इसलिए तुम कोई भी सिग्मा फील्ड देखो जो तुमने चेक किया होगा उसमें या तो 2 एलिमेंट थे या 4 थे या 8 थे या 16 थे, यू कैन चेक। तो यहाँ पे जो हमने बनाए हैं इसमें एक्चुअली मैंने काउंट किया था ना 16 एलिमेंट्स हैं एक्चुअली, चेक करो। अब ये नहीं कि 16 एलिमेंट का कुछ भी सेट लिख दोगे सिग्मा फील्ड हो जाएगा, कन्वर्स ट्रू नहीं है। मैं वन वे बोला हूं कि अगर सिग्मा फील्ड है देन उसमें 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट ही होगा। ये नहीं कह रहा हूं कि 2 की पावर n एलिमेंट है तो सिग्मा फील्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बच्चा ये समझना होता है तुम्हें, यहाँ पे यही चीज समझना है कि कौन सा स्टेटमेंट वन वे ट्रू है, कौन सा कन्वर्स ट्रू है। तो एग्जाम में वहीं फंसते हैं, वहीं गलतियां होती हैं। तो आपको ये समझिए वन वे है, अगर सिग्मा फील्ड है तो उसमें एलिमेंट 2 की पावर n फॉर्म का ही होगा। कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर 8 एलिमेंट सिग्मा फील्ड हो ही जाएगा, जरूरी नहीं है। जो सिग्मा फील्ड है उसमें ये होगा। तो कन्वर्स में ये है कि 2 की पावर n एलिमेंट नहीं है अगर उसमें, तो ये गारंटी है वो सिग्मा फील्ड नहीं होगा, कोई ना कोई कंडीशन फेल हो रही होगी, ठीक है। तो अब तक देखो जितने भी कंडीशन मैंने लिखे होंगे सब में 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। ये सिग्मा फील्ड था 2 एलिमेंट है, ये सिग्मा फील्ड है 4 एलिमेंट है। तो जो भी सिग्मा फील्ड है, अब यहाँ भी 2 एलिमेंट है, सिग्मा फील्ड तो नहीं है, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसमें 2 4 8 एलिमेंट होगा सिग्मा फील्ड होगा ही, मैं ये कह रहा हूँ सिग्मा फील्ड होगा देन उसमें एलिमेंट 2 4 8 16 ही होंगे, ये बोल रहा हूँ, वन वे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब अच्छा अभी तो लिखा नहीं, तो अभी देखो। सो जैम 2024 में एक क्वेश्चन था, तुम देखो एक बार भेज देता हूँ या थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। जैम 2024 PYQ ड्राइव में होगा। अच्छा जैम 2024 ड्राइव में है ना, ड्राइव ही खोल लेता हूँ जरा। सो अच्छा एक मिनट सर हाँ सर ये जो आपने E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट लिखा है ये तो उससे आ जाएगा E यूनियन F के होल कॉम्प्लीमेंट। यस यस करेक्ट, हाँ वो वही थी। सर ये जो दूसरे आपने लिखे हैं बिना कॉम्प्लीमेंट वाला ये कहाँ से आएंगे, और जो E माइनस F वो वाले ये सब आ जाएगा ना। E माइनस एफ को लिखते हैं E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। E माइनस एफ को हम लिख सकते हैं E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट। यू नो E इज देयर, यू नो F इज देयर, इफ F इज देयर देन तो हम ये भी से लिख सकते हैं ना, E माइनस ये भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ दैट्स बहुत तरीका, उनको मैं समझा देता हूँ। सो E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट है तो F विल बी देयर देन F कॉम्प्लीमेंट विल बी देयर, एंड F कॉम्प्लीमेंट इज देयर एंड E इज देयर, तो देयर यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ विल बी देयर। हो तो गया E। हाँ मतलब लगा सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस भी रहेगा। अच्छा एक मिनट, सिमेट्रिक डिफरेंस सेट इवेंट होता है ना। हाँ होगा होगा यस, अगर E माइनस एफ है F माइनस E है तो यूनियन भी होगा, ऑब्वियसली सिमेट्रिक डिफरेंस भी होगा उसमें, मतलब जो भी पॉसिबल ऑपरेशंस है सब होंगे उसमें एक्चुअली। तो E माइनस एफ है, हाँ सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ E एंड F इज इक्वल टू E यूनियन F माइनस E इंटरसेक्शन F, या दूसरे तरीके से बोलेंगे तो E माइनस F यूनियन F माइनस E, ये डेफिनेशन है।
तो मैं अभी PYQ वाले टॉपिक पे आता हूँ। तो PYQ में जाऊँगा तो तुम्हें पहले से खोल के रखना चाहिए। ये देखो तुम्हें हाँ ये तुम दूर से बोल दो, तुम्हारा आवाज़ मुझे क्लियर सुनाई नहीं देता एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हो। यस, एनी अलजेब्रिक ऑपरेशन विल बी देयर एक्चुअली। देखो ये फोल्डर है IIT JAM MS ईयर वाइज, जिन लोगों को देखना हो तो इसमें ईयर वाइज पेपर्स हैं ऑलरेडी। इस वाले फोल्डर में सारे जैम के पेपर ईयर वाइज हैं इसमें। तो एक तो सॉल्यूशन बुक भी है, जैम 2005 से 2018 तक के सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस बुक में अवेलेबल है। तो जिनको सॉल्यूशन चाहिए होगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कभी सॉल्यूशन देख के मत करो, पहले खुद करो फिर सॉल्यूशन देखो, वरना दिमाग तुम्हारा डेवलप नहीं होगा, ठीक है। और ये पूरे जैम के ऑल PYQs ईयर वाइज ऑर्डर में है यहाँ पे, ठीक है। और ये तो वो था। तो अभी मैं वो आता हूँ जैम गेट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ दिन पहले मैं तुम्हें बताना चाहता था, ये उस दिन बता नहीं पाया पहली क्लास में, मैं बता देता हूँ एक बारी। तो ये पहले बता रखा हालांकि कि अगर सिलेबस देखोगे तुम तो सिलेबस इस ऑर्डर में है ना। तो सीक्वेंस सीरीज से टोटल, अच्छा इसमें लिख रखा है मैंने पहले, सीक्वेंस सीरीज से कितने 5 क्वेश्चन आए थे, टोटल क्वेश्चन 5 है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया है और यहाँ नंबर ऑफ मार्क्स है, ओके यहाँ नंबर ऑफ मार्क्स है। सीक्वेंस सीरीज से 5 क्वेश्चन आए थे अभी 2024 में। ये 2024 जो जैम का भी एग्जाम हुआ था ना फरवरी में, उसका एनालिसिस है ये, कि सीक्वेंस सीरीज के टोटल 5 क्वेश्चन आए थे और सीक्वेंस सीरीज से कितने मार्क्स के 8 मार्क्स के क्वेश्चन थे, मतलब 5 क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन 8 मार्क्स था। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से था। डिफरेंशियल कैलकुलस 1-2 वेरिएबल का 5 क्वेश्चन थे, 9 मार्क्स का था वो। इंटीग्रल कैलकुलस से 3 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स का था। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से 6 क्वेश्चन थे, 10 मार्क्स का था। प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी जो हम कवर कर रहे हैं उससे 4 क्वेश्चन थे और 6 मार्क्स का था, ठीक है। इस बार कभी 6 का, कभी 8 का, कभी 10 का भी आया है, ठीक है। तो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से 6 क्वेश्चंस थे और ये 10 मार्क्स का था। स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से 5 क्वेश्चन है और ये 8 मार्क्स का है। मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से 5 क्वेश्चन थे और ये तुम्हारे 8 मार्क्स के थे। स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से 4 क्वेश्चन थे और यहाँ पे ये 7 मार्क्स के थे, ठीक। अब हो गया लिमिट थ्योरम्स। इसमें 2 टॉपिक है, सेंटर लिमिट थ्योरम, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, और इसका बैकग्राउंड है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन और कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। तो इस पे 4 टॉपिक इसमें है जस्ट। तो इन 4 टॉपिक पे 3 क्वेश्चन है और इस पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से 3 क्वेश्चन आए थे, 5 मार्क्स के थे। एस्टिमेशन से 6 क्वेश्चन आए थे, 11 मार्क्स के थे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग से 5 क्वेश्चन आए थे, 9 मार्क्स के थे। तो ऑन एन एवरेज तुम देखोगे 13 टॉपिक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लीनियर। अच्छा लीनियर रिग्रेशन एस्टिमेशन में ही आ गया वो। एक क्वेश्चन आते हैं, वो कभी आते कभी नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन आएगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, मतलब जरूरी नहीं है, एक क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन है टॉपिक में, वो एस्टिमेशन में ही काउंट कर लिया इसने। सो वो जो है वो एस्टिमेशन में ही चला गया है, काउंट हो गया। सो इस तरह से एक क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के आते हैं रिग्रेशन से, वो सिलेबस में है, तो एस्टिमेशन का ही पार्ट है। तो ये एनालिसिस है, इससे आप देख सकते हो। बोलते बच्चे बोलते हैं किस मार्क्स से कितने आते हैं, तो ऑन एन एवरेज लगभग सबसे आता है। तो ऐसा कुछ नहीं कहीं से 1 आ गया, कहीं 20 नंबर का आ गया। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन लगभग है ना, सेम ही है। और अगर एवरेज करोगे तो लाइक 13 टॉपिक है और है ना, एवरेज 8 मार्क्स का सबसे लगा लो, या ज़्यादा ही हो गया 8 मार्क्स का, 7 नंबर 7-8 नंबर देख लो। तो कहीं थोड़े 3-4 नंबर ज़्यादा है, कहीं 3-4 नंबर कम है। तो ये जैम का एनालिसिस है, ठीक है ना। तो ये दिख गया तो बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा ये तुम खुद जाके कोई जाओ इस फोल्डर में जाके भेज दो। कहाँ जाओ दिखाया ना, कहाँ जाना है। IIT JAM ईयर वाइज फोल्डर का नाम है, IIT JAM PYQ ईयर वाइज। उसमें जाओ, उसमें ये है ईयर वाइज वाले फोल्डर में। ग्रुप में कोई भेज दो डाउनलोड करके। ये है, ये फोल्डर का नाम है PYQ IIT JAM MS ईयर वाइज। इस फोल्डर में होगा, तो इसको तुम डाउनलोड करके भेज दो। हम अभी ये खोल रहे थे, हम 24 का पेपर खोल रहे थे। इसमें 17 नंबर क्वेश्चन बता रहे थे ना। तो ये लो, ये क्वेश्चन जैम 2024 का है, आराम से पढ़ कर ट्राई करो।
ठीक है ना, तो आसान है ना, कुछ खास तो है नहीं इसमें। ये कह रहा है कि सैंपल स्पेस 1 से 6 तक है और विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सेट्स इज एन अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का मतलब यहाँ पे सिग्मा अलजेब्रा ही अलजेब्रा हो जाता है अगर सैंपल स्पेस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो सिग्मा अलजेब्रा अलजेब्रा सेम थिंग, ठीक है ना। तो ये इजीली डिसाइड कर लोगे आप। हाँ बी लगना ना, बी फॉर बॉम्बे। ओके देख लो बाकी लोग। तो पहला क्यों नहीं है चेक कर लेते हैं। 1 2 का कॉम्प्लीमेंट 3 4 है, नहीं सॉरी 1 2 का कॉम्प्लीमेंट 3 4 5 6 है। तो 3 4 5 6 तो है ही नहीं इसमें। 1 2 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 2 को छोड़ के, तो 1 2 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ होगा 3 4 5 जो है नहीं। तो दैट्स वाई F1 इज नॉट सिग्मा फील्ड, है ना। कुछ बुक में F से डिनोट करता है सिग्मा फील्ड को, मैं A से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं F से बाद में CDF लिखूंगा। फिर दूसरा क्या है, 5 का 5 है, 5 का कॉम्प्लीमेंट ओमेगा, ओमेगा कॉम्प्लीमेंट 5, 1 2 3 का कॉम्प्लीमेंट 4 5 4 दिस। तो ये सेटिस्फाई करेगा, है ना, ये चीज़ है। और ऐसे भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। मैं तुम्हें बताया हूँ अगर एलिमेंट 2 की पावर n फॉर्म का नहीं है तो गारंटी है कि वो सिग्मा फील्ड नहीं होगा। मैं तुम्हें थोड़ा सा, तुम लोग आइडिया है ना कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट का, देखो। हाँ यस, बट यहाँ पे 2 की नंबर ऑफ एलिमेंट है। नहीं मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 की पावर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इफ सेट हैज n एलिमेंट। यहाँ पे अगर तो n के बजाय तुम k लिख लो यहाँ पे, आप सही कह रहे हो लेकिन चीजें क्या रिलेट गलत कर रहे हो आप, यू आर रिलेटिंग रॉन्गली। वन सैंपल स्पेस में हैव 10 सिग्मा फील्ड्स, ठीक। वन सैंपल स्पेस में हैव 10 सिग्मा फील्ड्स। अब उन 10 सिग्मा फील्ड्स जो होंगे दैट विल हैव आइदर 2 एलिमेंट और 4 एलिमेंट और 8 एलिमेंट और 16 एलिमेंट और 32 एलिमेंट्स। these are the number of elements in one sigma field। और आप जो कह रहे हो ये भी सही है कि 2 की पावर n पावर सेट होते हैं, बट यहाँ पे पावर सेट का कोई हमने डिस्कशन यहाँ पे नहीं है। What I said, if A is a sigma field containing any element, then it will have 2 की पावर k number of elements। k is any natural number for some, तो यहाँ मैं लिखा था for some। so यही चीज समझना how to relate। so ये था for some k belongs to natural number। यहाँ मैं ये कह रहा था इसका कन्वर्स क्या होगा बताओ, इस स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा, कोई बताओ जिनको समझ आता है। यस, सो अगर किसी सेट में 2 की पावर k एलिमेंट नहीं है, मतलब कोई सेट ऑफ सबसेट्स हैं सैंपल स्पेस का दैट डज नॉट कंटेन एलिमेंट 2 की पावर k, देन इट विल नेवर बी अ सिग्मा फील्ड। यस, सो दिस इज नॉट अ सिग्मा फील्ड, वो कभी सिग्मा फील्ड होगा ही नहीं। ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ 5 एलिमेंट है तो ये तो कभी सिग्मा फील्ड हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये 5 एलिमेंट है, कभी सिग्मा फील्ड हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये कभी सिग्मा फील्ड हो ही नहीं सकता। 1 2 3 ये कभी सिग्मा फील्ड हो ही नहीं सकता। तो मतलब अगर सिर्फ इतना ही जिसको पता है तो उसमें एक ही 4 में से एक ही ऐसा ऑप्शन इसमें 4 एलिमेंट है, बाकी में यहाँ 5 एलिमेंट है, यहाँ 7 एलिमेंट है, यहाँ 3 एलिमेंट है, तो सिग्मा फील्ड हो ही नहीं सकता। अदरवाइज डेफिनेशन लगा लो तो भी सही है। उसी के बेसिस पे दिया है। हाँ है ना, जैसे भी डेफिनेशन लगा तो भी चलेगा, एनी यू कैन राइट, है ना। सो बाकी हमें डेफिनेशन पता है तो उससे हो जाएगा। ओके तो अभी चूंकि असाइनमेंट जो ड्राइव में अभी तक है उसमें 24 के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं हुए, तो मैंने बोल दिया है तो वो इंक्लूड करके अब भेज देगा। सो ये सब अभी इंक्लूड कर लेंगे असाइनमेंट में तो आ जाएगा। हालांकि ये पहली बार जैम के हिस्ट्री में पहली बार अलजेब्रा या सिग्मा अलजेब्रा पे क्वेश्चन आया है। फाइनाइट सैंपल स्पेस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो सिग्मा अलजेब्रा इज आल्सो कॉल्ड अलजेब्रा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये चीज़ है। सो ये पहली बार ही जैम में, पहली बार गेट में पिछले साल भी आया था, गेट में क्वेश्चन आया था उस पर, सो लेकिन जैम में नहीं। एनीवे हम आते हैं वो। एक बार बस कंफर्म कर दीजिए सर, अगर सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स है तो अलजेब्रा इज इक्वल टू हाँ अलजेब्रा एंड सिग्मा अलजेब्रा आर सेम थिंग ना। अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अलजेब्रा में होता क्या है कि जो तीसरी डेफिनेशन की तीसरी कंडीशन थी हमने वहाँ पे काउंटेबल यूनियन कंसीडर किया है ना, तो वहाँ पे फाइनाइट यूनियन हो जाता है अलजेब्रा के डेफिनेशन में।
कि फाइनाइट यूनियन के अंडर क्लोज होगा, और सिग्मा अलजेब्रा में क्या है, काउंटेबल यूनियन। तो वो डिफरेंस तब क्रिएट होगा जब सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, अदरवाइज सेम ही है। सर इस सब को क्लास भी बोलते हैं ना, मतलब हाँ हाँ सबसेट। हाँ, वो क्लासेस लिखा ना, यस, सेट ऑफ सबसेट्स, तो क्लासेस में लिख डिफरेंट। हाँ सर लेकिन मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब 2 के पावर के वो तो सिग्मा फील्ड होगा। हाँ, मैं वही तो तुम्हें समझाना है भाई, यही मैथमेटिक्स की ब्यूटी। यहाँ तुम्हें कोई चीज़ का गलत मतलब नहीं निकालना, तुम्हें समझना है। हमने कहा सिग्मा फील्ड है देन 2 की पावर के एलिमेंट होगा, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ऐसे बहुत सारे मैथ में तुम्हें थ्योरम्स मिलेंगे जहाँ लिखा होगा इफ दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस। अब बच्चा क्या उल्टा समझ लेता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी सीक्वेंस वाले में अक्सर ऐसे क्वेश्चन में होते हैं कि अगर सीरीज वाला क्वेश्चन किस, हाँ सीरीज कन्वर्जेंट है तो एन की लिमिट 0 होगी। अब बच्चा चेक करता है लिमिट 0 हो गई तो कहता है कन्वर्जेंट है सर। मतलब अगर कोई सीरीज है, अब एन की लिमिट निकाल लेता है, वो लिमिट 0 हो गई तो उसको लगता है कन्वर्जेंट है, क्योंकि वो तो तुम्हें द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट कि कोई डेफिनेशन है तो उसकी मीनिंग क्या है, वो कब अप्लाई कर सकते और कब नहीं कर सकते। कोई थ्योरम्स है तो उसकी मीनिंग क्या है, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट लिखा कि सिग्मा फील्ड है तो 2 की पावर के एलिमेंट होगा। अब कुछ बच्चा ऐसा सोच लेगा, अच्छा किसी सेट में अगर 2 एलिमेंट है तो सिग्मा फील्ड होगा, 4 एलिमेंट है तो सिग्मा फील्ड होगा। ऐसा नहीं है, सिग्मा फील्ड होगा तब जाके उसमें गारंटी दी है। तुम्हें बारीकी समझनी है चीज़ों को कि इसकी मीनिंग क्या है, और ये चीज़ें क्लियर होती है रिवीजन के साथ, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ। जब क्वेश्चंस में तुम गलतियां करोगे छोटे से कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की वजह से, वहां जाकर तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है जो मैं गलत समझ रहा था। तो क्वेश्चन के थ्रू इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू जो क्वेश्चन बनाता है ना वो एक कॉन्सेप्ट को टारगेट करता है। हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है, तो जब कोई पेपर बना रहा था वो उस पेपर क्वेश्चन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, जैसे यही क्वेश्चन है तो इसमें क्या टारगेट किया गया है, ये तुमसे जानने की कोशिश की गई है कि तुम्हें सिग्मा फील्ड का डेफिनेशन पता है कि नहीं पता है। अब जिसको सिग्मा फील्ड नहीं पता वो क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा, ये चीज़ है। तो हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट टारगेट किए गए होते हैं या कोई डेफिनेशन टारगेट किया गया होता है। तो जब तुम क्वेश्चंस कोई गलत करते हो इसका मतलब है कि कोई ना कोई कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन या उसका इंटरप्रिटेशन मिसिंग है, जो तुम्हें अभी नहीं आते वो सीखने हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज़्यादा ज़्यादा तुम्हें अपनी कमियां दूर होंगी, जितनी गलतियां करोगे उतनी ज़्यादा सीखोगे, ये है। एनीवे, तो आगे आते हैं। सो ध्यान रखना जब ऐसे लिख रहा हूँ ये वन वे है। अगर मैं ऐसा लिख देता, या यहाँ पे अगर मैं देन लिखा हूँ, अगर इफ एंड ओनली इफ लिख देता तो दोनों तरफ करेक्ट हो जाता है ना। तो समझना जहाँ देन लिखा हुआ है वहाँ सिर्फ वन वे करेक्ट है वो, नहीं तो मैं यहाँ लिखता इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ लिखने का मतलब बोथ वे करेक्ट है, लेफ्ट से राइट जा सकते हो, राइट से लेफ्ट आ सकते हो। या यहाँ पे डबल इंप्लाई लगाऊं तो सेम बात है, इफ एंड ओनली इफ का नोटेशन है ये, है ना, ये देन का नोटेशन है। ठीक है, तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, सिग्मा फील्ड, है ना। हमने क्या आगे सिग्मा फील्ड ई एफ है तो ई यूनियन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, जितने भी अलजेब्रा पॉसिबल है उसके जितने भी ऑपरेशंस पॉसिबल है वो सब सिग्मा फील्ड में होगा ही। तो ये बेसिक सिग्मा फील्ड का एग्जांपल था। सिग्मा फील्ड मतलब इवेंट स्पेस। तो यहाँ पे अगर मैं इवेंट की अब डेफिनेशन लिखूं, सो एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा फील्ड आर कॉल्ड इवेंट्स। जो सिग्मा फील्ड के एलिमेंट्स हैं वही इवेंट्स हैं एक्चुअली, मतलब वो इवेंट्स हैं, ठीक है ना। जो भी सिग्मा फील्ड के एलिमेंट होंगे वो इवेंट होंगे, तो उसको इवेंट, इसलिए इसको इवेंट स्पेस बोलते हैं ना। तो इसीलिए इसको इवेंट स्पेस बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड इवेंट स्पेस या सेट ऑफ इवेंट्स, है ना। ये हो गया तुम्हारा। सो आगे आते हैं, तो आगे क्या बोलना चाह रहा है देखो, अगले टर्म पे आते हैं। तो अभी जस्ट मैं डिफाइन कर रहा हूँ, अभी तक डिफाइन किया रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट्स, सिग्मा फील्ड, ये डिफाइन किया हमने। अभी अगला डेफिनेशन पे आता हूँ। तो अगला तुम अगर देखोगे यहाँ पे, सो जो अगले टर्म है, अगला टर्म क्या लिखा हुआ है, ये मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया, तभी मैंने समझा अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स को समझा। तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट क्या होता है, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, तो ये जो लिखने की कोशिश कर रहा है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, इसका मतलब है
कि इफ E and F are events, सो जब भी बोल रहा हूं आर इवेंट्स, इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि E, F बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड, ये मतलब है अगर हम बोल रहे हैं ना। और जहां पे सिग्मा फील्ड की कोई जिक्र नहीं जिस क्वेश्चन में, तो वहां सिग्मा फील्ड है पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस इज द सिग्मा फील्ड। तो EF इवेंट से मतलब EF सिग्मा फील्ड का मेंबर है। देन पहला पॉइंट है कि E यूनियन F इज ऑल्सो एन इवेंट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि E यूनियन F उस सेट सिग्मा फील्ड में होगा, यही मैं कहना चाह रहा था कि जो E यूनियन F है वो उस सिग्मा फील्ड में होगा, यही चीज़ है, बाकी रिपीट कर लो। सो दूसरा सॉरी ये E यूनियन F होगा। सो यहाँ पे E यूनियन F, E इंटरसेक्शन F सेम चीज़, E माइनस F जो मैं लिख रहा था है ना, जो कि इक्वल होता है E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट के, दिस इज सेम एज कॉम्प्लीमेंट होगा तो यस कॉम्प्लीमेंट भी होंगे। E कॉम्प्लीमेंट वो तो डेफिनेशन ही कहता है कि अगर E इवेंट है तो E कॉम्प्लीमेंट इवेंट होगा। क्यों, सिग्मा फील्ड का डेफिनेशन कहता है ना, इफ E बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड देन E कॉम्प्लीमेंट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, है ना, डेफिनेशन का दूसरा लाइन सिग्मा फील्ड का जो डेफिनेशन है। इसलिए सिलेबस में जितने वर्ड मेंशन है ना, उन हर वर्ड का तुम्हें डेफिनेशन याद होना चाहिए, और टाइम बाय टाइम तुम चाहो तो रिवाइज भी कर सकते हो। कहीं खाली है ना, मान लो घर के बालकनी में बैठे हो, सिलेबस हाथ में लेकर तुम खुद से पूछ भी सकते हो कि इस वर्ड का क्या डेफिनेशन है। तो एक एक वर्ड का तुम्हें डेफिनेशन पता होना चाहिए। डेफिनेशन के बाद आते हैं थ्योरम्स, रिजल्ट्स, फिर उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल और क्वेश्चन सॉल्व करना। तो डेफिनेशंस तुम्हें याद होने चाहिए, उससे रिलेटेड थ्योरम्स याद होने चाहिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा उसके बाद। सो यहाँ पे क्या है कि जैसे E कॉम्प्लीमेंट, ऑब्वियसली E कॉम्प्लीमेंट तो होगा ही, E कॉम्प्लीमेंट एंड F कॉम्प्लीमेंट, डेफिनेशन ही कह रहा था E कॉम्प्लीमेंट एंड F कॉम्प्लीमेंट आर इवेंट्स। यहाँ E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट आर इवेंट, तुम E कॉम्प्लीमेंट माइनस F कॉम्प्लीमेंट वो भी इवेंट, मतलब कोई भी सिमेट्रिक डिफरेंस कोई कह रहा था ना, तो सिमेट्रिक डिफरेंस भी होंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है यहाँ पे कि E माइनस F यूनियन F माइनस E, या इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हो E यूनियन F माइनस E इंटरसेक्शन F, दोनों सेम सेट है और ये भी इवेंट है। दिस इज ऑल्सो एन इवेंट। सो ये सिग्मा फील्ड में होगा। तो जब भी मैं बोल रहा हूँ इवेंट की बात कर रहा हूँ, तो इवेंट इज एन एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड, ठीक है, वो सिग्मा फील्ड का मेंबर है, एलिमेंट है। सर यूनियन की जगह सर इंटरसेक्ट होगा तो हाँ तब भी चलेगा, E माइनस F इंटरसेक्शन F माइनस E, ये भी एक इवेंट है। एनी ऑपरेशन यू टेक, कॉम्प्लीमेंट ले लो, E माइनस F यूनियन F माइनस E कॉम्प्लीमेंट, ये सब सिग्मा फील्ड है, ये इज एन इवेंट, सब इवेंट है। सो वट एवर ऑपरेशन यू अप्लाई, ये सब सिग्मा फील्ड के मेंबर रहेंगे, मतलब इवेंट रहेगा, ये है, इट इज एन इवेंट। और हम प्रोबेबिलिटी इवेंट की ही निकालते हैं, तुम्हें याद होगा, वी ऑलवेज फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये चीज है। डन, सर आई हो जाएगा ना, कौन सा? E माइनस F इंटरसेक्शन F माइनस, हाँ वैसे तो वहाँ फाई हो गया, सही बात है, क्योंकि E माइनस एफ का क्या मतलब है कि E माइनस एफ F माइनस ई एस, फाई हो गया। फाई भी एक इवेंट है, नो प्रॉब्लम, फाई भी एक इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं उसको हम, तो वो भी इवेंट है, यस, ठीक है। चलो, सो अलजेब्रा का मतलब यही है कि मतलब यू चूज एनी 2, एनी 3, एनी 4 और एनी नंबर ऑफ इवेंट्स, देन देयर एनी ऑपरेशन यू अप्लाई दैट विल आल्सो बी एन इवेंट। और इवेंट होने का मतलब वो सिग्मा फील्ड का मेंबर है, जो भी सिग्मा फील्ड होगा उसका मेंबर होगा, ये। सो हाँ मैं ये कह रहा था, नेक्स्ट उस पे आओ। सो इसमें क्या है, अभी मुझे दिखता है ना सिग्मा फील्ड क्या है, और अलजेब्रा ऑफ इवेंट का मतलब वही यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, सब इवेंट होंगे, है ना। इफ ई एफ आर इवेंट, देयर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, जो भी करो सब इवेंट होगा।
तो ये इवेंट स्पेस था वही। अब आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये जो वर्ड है, ये है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्लासिकल डेफिनेशन, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ना फाइंड करते हैं, मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, कि सैंपल स्पेस के रेस्पेक्ट में हम रिलेटिव वो निकालते हैं। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब दूसरा नाम यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है एक्सोमेट्रिक, सॉरी एक्सोमेट्रिक नहीं, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आएगा एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन। तो पहले आता है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। तो हमें यहाँ देखना है कि क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ, हाँ, सो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो हमें ये जानना है कि प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल डेफिनेशन क्या है। तो कोई बताओ, डिफाइन कैसे करेंगे। दिस इज ऑलवेज वैलिड, किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं इसको। नो सर। So the probability of each event should be equally likely, मतलब p should be constant. इसके लिए और दोनों कंडीशन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव होना पड़ेगा इवेंट के लिए। नहीं, ये कहाँ से आ गया, क्लासिकल डेफिनेशन है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना पड़ेगा। सर सैम्पल किसको किसको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होना पड़ेगा। और इक्वली लाइकली होना चाहिए। हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दैट्स एक्सोमेट्रिक में। हाँ, यहाँ पे नहीं, एक्सोमेट्रिक में है वो, ये तो क्लासिकल डेफिनेशन है। क्लासिकल डेफिनेशन वो है जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, जो क्लास 11-12 तक हम लोगों ने पढ़ा है ना, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है जी। तो क्लासिकल डेफिनेशन में भी लेकिन वो मेंशन करते हैं कि एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली होना चाहिए आउटकम को, तभी ये होता है। अच्छा, एग्जॉस्टिव तो बोलते हैं कि चलो यूनियन सैंपल स्पेस तो हो ही जाएगा, एग्जॉस्टिव तो हमेशा हो जाएगा। सो एग्जॉस्टिव में क्या दिक्कत है, एग्जॉस्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जॉस्टिव हर बुक अपने तरीके से लिखता है। सर कोई भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली क्यों नहीं हो सकता। दो इवेंट यस सर। क्यों नहीं हो सकता। दो इवेंट में मान लो कॉइन वाला केस ले लो, एक कॉइन नो डाइस वाला केस ले लो। तो डाइस में तुम एक इवेंट E1 ले लो, 1-2 ले लो, उसमें E में 1-2 ले लो, F में 3-4 ले लो, या जस्ट E में 3 लो और F में 4 लो। तो इक्वली लाइकली भी है और डिसजॉइंट भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। देखो इसमें क्या होता है कि लेट, तो यहाँ दो चीजें हैं, लेट एस बी। तो जब भी इफ समथिंग लिखा होता है वो रेस्ट्रिक्शन होता है, वो कंडीशन होता है। तो यहाँ पे होगा कि लेट या इफ एस बी सैंपल स्पेस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम। देखो यहाँ जरूरी है कि एस में फाइनाइट एलिमेंट हो, अगर इनफाइनाइट एलिमेंट हुआ तो ये डेफिनेशन वैलिड नहीं होगा। तो कंडीशन है कि सैंपल स्पेस में, जैसे हमने कल एग्जांपल दिया था ना कि अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल हेड इज ऑब्टेन्ड, तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो गया, तो उसमें ये फॉर्मूला वैलिड नहीं हो। मैं एक दो क्वेश्चन लिखूंगा, अभी समझ आएगा आपको। सो लेट एस बी सैंपल स्पेस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स, बेटर है जैसे लिखना, फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स एंड all outcomes are equally likely, all outcomes are equally likely। ये रेस्ट्रिक्शन है, 2 रेस्ट्रिक्शंस हैं कि सैंपल इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो और ईच आउटकम इक्वली लाइकली हो, मतलब हर आउटकम के अकरेंस के इक्वल चांस हो। मतलब ये समझ लो कि ये सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में वैलिड होगा, ये फॉर्मूला है ना, बाकी में नहीं होगा। सो S be the sample space containing finite number of outcomes and all outcomes are equally likely, है ना, तभी आप करेंगे जितने अपॉन टोटल।
सो एंड लेट ई बी एन इवेंट। सो फिर से मैं इवेंट बोल रहा हूँ, तो ई कोई इवेंट है तो इसका मतलब ये सिग्मा फील्ड का मेंबर होगा, और सिग्मा फील्ड कुछ नहीं है, मतलब पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस है वहाँ पे, है ना, ये चीज़ है। सो ई बी एन इवेंट सो अब आपसे पूछना चाह रहा है देन, तो एक तो ये है ना इस इवेंट है, तो ये भी श्योर है कि ये सबसेट होगा सैंपल स्पेस का, है ना, हर इवेंट, एवरी इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। सो और दूसरी बात, इवेंट विल बी अ एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड, इवेंट विल बी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एंड इवेंट विल बी एक्चुअली एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड, ये। सो ई बी एन इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, आप लोग क्या लिखते हो, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, या है ना, या ऐसे लिख लो सिंपल, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई, या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी लिख सकते हो, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये लिखते हैं ना आप, टोटल या नंबर ऑफ आउटकम इन एस। या बुक्स में आप देखते हैं वो लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सो वही बात है। सो ये जो हम बचपन से ही यूज़ करते थे अब तक, तुम देखते होगे ज़्यादातर केस में अभी भी यूज़ करेंगे, ये नहीं कि अब नहीं यूज़ करेंगे, अभी भी यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि सैंपल स्पेस फाइनाइट हो, है ना, और आउटकम क्या हो, इक्वली लाइकली हो, तभी, है ना। अभी भी जो क्वेश्चन आएगा उसमें यूज़ करेंगे इसको हम, लेकिन वहाँ पे यूज़ तभी करेंगे जब, जैसे एक दो एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जैसे मैं तुम्हें कह रहा था एग्जांपल के लिए, जैसे कल भी लिख रहा था मैं कि एग्जांपल है अ डाइस इज रोल्ड, मान लो इसको थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, अ डाई इज रोल्ड until 6 comes up, ठीक। एक डाई को तब तक रोल करो जब तक कि 6 ना आ जाए, तो इसका सैंपल स्पेस लिखोगे, कोई बताओ क्या सैंपल स्पेस होगा? 1 6 2 6 3 6, इस तरह से कुछ भी हो सकता है ना। तो जब तक 6 ना आ जाए तो यहाँ 5 6 तक ही जाएगा, 3 6 4 6 5 6, 6 6 नहीं होगा क्योंकि अगर 6 आ गया तो गेम स्टॉप हो गया। तो इसके बाद जैसे 1 2 6 जो आप बता रहे हैं सही बता रहे हैं, है ना, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो इस तरह से तब तक जब तक कि 6 ना आ जाए। अब आपसे एक इवेंट दिया मैंने आपको ई एक इवेंट है जिसमें मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 6 है 1 1 6 है ना, यहाँ 1 2 6 क्या है 1 1 6 लिख लो। सो 1 1 6 1 2 6 डॉट डॉट डॉट, तो मान लो 1 1 6 है 2 6 है ना, जस्ट 6 है। सो बताओ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। सो क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, यहाँ 4 एलिमेंट है और यहाँ कितने हैं, इनफाइनाइट, क्या आप ऐसा लिखोगे? तो ऐसा लिखेंगे हम, ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें 4 इसमें नहीं लिख सकते ऐसा। अब यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकते ऐसा, तो ये ऐसा नहीं लिख सकते हम, ये गलत है ना, क्योंकि ये नहीं लिखेंगे हम। तो यहाँ पे क्लासिकल डेफिनेशन फेल हो जाती है, मतलब ये जो रेशियो वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पे फेल हो जाएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वो फेल हो जाएगा। सर क्लासिकल के लिए फाइनाइट होना जरूरी है ना? यस, तो यहाँ तो फाइनाइट भी नहीं है और इक्वली लाइकली भी नहीं है, दोनों यहाँ फेल हो रहा है। हाँ जो भी है उसको फिर अलग तरीके से, सो विल हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसा हो कि मान लो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो लेकिन इक्वली लाइकली ना हो। हाँ कल जो एग्जांपल लिखा था मैंने, कल के क्लास में जो एग्जांपल लिखा था कि अच्छा ठीक है, वो तो एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन से आ जाएगा।
a coin is tossed, है ना, if head comes up, throw a die, or if tail comes up, throw a pair of die, pair of dice. So यहाँ जो सैंपल स्पेस आएगा, क्योंकि अगर हेड आया तो तुमने डाइस को रोल किया तो वहाँ 6 तक आ जाएगा, और अगर टेल आया तो तुमने पेयर ऑफ डाई को रोल किया, जो कि हो सकता है 1 1 1 2, ऐसे लिखता हूँ 6 6, ये इस तरह से लिख दिया मैंने। तो ये 11 12 नहीं है, ये 1 1 1 2 इस तरह से है। तुम वैसे भी लिख सकते हो अगर चाहो तो 1 1, है ना, ब्रैकेट में जैसे लिखते थे वो भी चलेगा। अभी ये लिख रहा हूँ 1 1 1 2, तो समझना ये वो है, 11 12 इस तरह नहीं है। तो एस यहाँ पे आ जाएगा H1 H2 H6 तक ये, और आ जाएगा T11 T12 T13 एंड सो ऑन T66, इस तरह से है टोटल। तो अभी सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 36 है ना, ये 36 इंटू 1 6 इंटू 1, सो टोटल 36 प्लस 6 42 आउटकम है सैंपल स्पेस में। अब यहाँ से अगर तुमसे पूछा जाए कोई इवेंट तुम्हें देता हूँ मैं, एग्जाम्पल के लिए H1 दे दिया, अभी मान लो T12 दे दिया, तो पूछेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या होगा। क्या इसको लिखेंगे 2/42, ये करेक्ट होगा? दिस इज अगेन रॉन्ग, है ना, ये गलत होगा। तो यहाँ ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो सैंपल स्पेस है इट इज नॉट इक्वली लाइकली, ये इन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी और इन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी डिफर कर रही है, मतलब यू चूज एनी वन फ्रॉम इट, यू चूज एनी वन फ्रॉम इट, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी, या इन दोनों के अकरेंस के चांसेस अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कैसे करेंगे सॉल्व। तो वैसे अगर सॉल्व करना हो मान लो इस क्वेश्चन को, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, तो सॉल्व तो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन यूज होता है। जैसे हमने 4 एलिमेंट्स लिए थे तो हमें इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, तो अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी होगी, सो वी हैव टू फाइंड इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, इस तरह से। अब 1 6 का मतलब है डाई रोल्ड अंटिल 6 कम्स अप, तो यहाँ पे 6 तो आ रहा है, दूसरे से तो पहले टॉस पे 1 आया होगा, दूसरे टॉस पे 6 आने का 1/6, यहाँ पे 1 1 6 है, तो पहले टाइप 1, दूसरे पे 1, तीसरे पे दिस, यहाँ है वही 1/6 इंटू 1/6, और लास्ट में ये है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इन सबको ऐड कर लो, तो इन सबको ऐड करोगे जो कह रहा था, सो 1/36 1/216 1/36 1/6, जरा सिंप्लीफाई करके बताओ भाई क्या आएगा, है ना। सो P क्या होगा, इसका एलसीएम लो, एक बार सिंप्लीफाई करो, एलसीएम 216 आ जाएगी, कितना 59 49/216, ये तो कटेगा ही नहीं 6 से, है ना। तो तुम हाफ कह रहे थे अभी भाई, कौन हाफ कह रहा था? पहले तो आपका होना होगा 1 6 आ जाए तो तभी तो एंड हो जाता है ना, मतलब 1/6 तो पहले होगा। हाँ ये रहा ना 1/6, ये रहा 1/6 into 1/6 किया आपने, मतलब पहले बार में अगर 6 आ जाए, उसके बाद दूसरे बार में 1 से 5 तक नंबर है और फिर 6 आ जाए। नहीं तुम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, आप किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो? मतलब 6 आने पर फर्स्ट टाइम 6 थे। नहीं मैंने तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी पूछी थी ना, आप शायद कुछ और निकाल रहे हो। आप हमने तो ई की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला था ना, क्या फाइंड कर रहे हो आप? मैंने एक सैंपल स्पेस लिखा था, इवेंट ई लिखा था, हमने कहा इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी 4/∞ नहीं होगी, तो क्या होगी? क्वेश्चन ये है। सर मैंने गलत सर्च किया। हाँ आप कुछ और निकाल रहे हो, ठीक है ना। सो यहाँ पे
मैंने ये बोला कि ये इवेंट ई है तो इसमें 4 एलिमेंट है, यहाँ इन्फिनाइट है, तो 4 इन्फिनिटी तो गलत है ना, तो सही क्या है, तो सही ये है। अगर इस तरह क्वेश्चंस मिलेंगे तो हमें ये करना पड़ेगा, तो एक्चुअल आंसर ये होगा इसका। तो ये आएगा आगे एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन, ये कहता है कि इवेंट में अगर इवेंट्स में 4-5 एलिमेंट है, यू फाइंड इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, उसको डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन लिखो एंड यूनियन को तुम सम में ब्रेक कर सकते हो। यहाँ मैंने क्या किया, 4 एलिमेंट था, चारों एलिमेंट के डिसजॉइंट यूनियन में लिख दिया और उसको फिर मैंने यहाँ पे सम कर दिया, प्रोबेबिलिटी का सम। तो ये एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन की तीसरी कंडीशन है जो अभी लिखूंगा मैं, तो उसको यूज किया है मैंने, एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन को यूज किया है प्रोबेबिलिटी का। कहाँ पे? हाँ हाँ, अरे इसमें तो इन्फिनाइट आउटकम है सैंपल स्पेस में, हम तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो 3 टाइम 6 यहाँ कहाँ पे दिख रहा है आपको? 3 टाइम 1 आ सकता है, 10 बार हो सकता है, 10 टाइम 1 आया और फिर 6 आया, ये भी हो सकता है 1 मिलियन टाइम 1 आया और देन 6 आया, इट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो यहाँ पे इन्फिनाइट एलिमेंट है ना, हम तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। सो वी आर जस्ट फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विच हैज ओनली 4 एलिमेंट, तो मुझे इसी 4 से मतलब है ना, इधर थोड़ी मतलब है कितने आए। सो मैं सिर्फ ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, आई एम जस्ट फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई, नॉट द सैंपल स्पेस। अगर सैंपल स्पेस से निकालो 1 ही आ जाएगी, वो तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना। अब चेक करके देखो, वो निकाल पाओगे, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालो 1 आ जाएगी। बट मैं इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा था, मैं आपको सिखा रहा हूँ हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ई में जस्ट 4 एलिमेंट है, यहाँ पे ओनली 4 एलिमेंट्स आर देयर। बताओ इसका क्या आंसर आएगा? सो इसमें मैंने कहा ये 2/42 गलत है, तो सही क्या है बताओ? 7/72। ओके, तो यहाँ है ना, तो यहाँ पे फिर से हम एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे 2/this करने के बजाय वो तब करते जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली लाइकली मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड समझ लो, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म इसी को बोलते हैं ना। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ईच पॉइंट पे, तो वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इसका, तो जो तभी जाके ये नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है। अब यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं है, सो हाउ कैन वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? सो वी हैव टू फाइंड इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी टू ईच आउटकम। तो यहाँ मुझे ई की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें H1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी और T12 की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। अब H1 का मतलब है जब पहले मैंने कॉइन टॉस किया था तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड हेड आया तो डाइस को रोल किया, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और अब पहले हो सकता है टेल आ गया हो, तो टेल आया तो टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, अब टेल के बाद 1 आ रहा है तो 1/6, 2 आ रहा है 1/6, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसका एलसीएम वही हो जाएगा 36 × 2 72, ये हो गया है ना, और आपने किया वहाँ से 6 + 1 7/72, तो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आई 7/72। सो है ना, सो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, ये आंसर, इसका करेक्ट आंसर है 7/72, ये चीज़ है। सो 2/42 नहीं, 7/72 इसकी प्रोबेबिलिटी है। आगे बढ़े, तो ये था क्लासिकल डेफिनेशन, ठीक है ना। तो क्लासिकल डेफिनेशन तब लगाने हैं जब सैंपल स्पेस में हम लोग खूब यूज करेंगे, जो क्वेश्चन पूछोगे ना यूज करते हैं हम लोग ये खूब, लेकिन वहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं बस, है ना। जब इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होंगे तब हम ये नहीं लगाएंगे, जब सैंपल स्पेस में फाइनाइट एलिमेंट नहीं होंगे तब हम ये नहीं लगाएंगे, ये है। अब आते हैं एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन पे, टाइम है ना। सो क्या टाइम तुम्हारा 8:30? अच्छा, अब देखो जैम गेट का डिफरेंस कल की क्लास में एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन, कल की क्लास में ये मतलब कल गेट का पहला बैच था 9:30 to 11, वो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था गेट में, क्योंकि गेट का पहला टॉपिक सिलेबस में जो प्रोबेबिलिटी जहाँ से स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कल मैंने गेट का, तुम लोगों ने लेक्चर जिन लोगों ने 1 देखे होंगे, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, और अभी जैम में 2 लेक्चर हो गए,
तीसरे लेक्चर में ये कवर होगा। तो ये डिफरेंस है जैम गेट के सिलेबस कवर करने में, क्योंकि गेट थोड़ा आगे है। गेट का मतलब क्योंकि गेट मास्टर लेवल एग्जाम है ना, तो वो वही टॉपिक्स लिखा है वहाँ पे जो मास्टर लेवल के हैं, तो बेसिक्स को छोड़ दिया है। जैम में क्या है, 0 से स्टार्ट किया है। तो वहाँ में चूंकि मैं सिलेबस कवर कर रहा हूँ, तो हमने गेट का सिलेबस लिया, यहाँ से स्टार्ट किया था कल, और आगे उसके आगे फिर कंटिन्यू करूँगा। ये है, और ये तुम्हारा कल कवर होगा। है ना, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम गेट बैच में भी अटेंड कर सकते हो क्लास, गेट की रिकॉर्डिंग देख सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि रिकॉर्डिंग कम देखे, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करे, है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग देखने से तुम्हारा बहुत ज़्यादा हेल्प होगा नहीं, ज़्यादा हेल्प होगा क्वेश्चन सॉल्व करने से। ये है, क्योंकि वीडियो देखने से बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी, क्वेश्चन सॉल्व करने से आएंगे। वीडियो देखना जरूरी है, अगर क्लास मिस हो जाता है तो देखो, ये है। बाकी क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करो, क्वेश्चन के थ्रू देखो। लाइव क्लास पॉसिबल है तो लाइव क्लास अटेंड करो, तो रिकॉर्डिंग का टेंशन नहीं रहेगा। देखना है कभी कभी देखना, जब जरूरत पड़े तो रिवीजन में देख सकते हो ना। तो इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं, अभी स्टॉप करता हूँ। तो आज हमने बेसिक डिस्कस किया, सिग्मा फील्ड क्या है मेनली डिस्कस किया, और क्लासिकल डेफिनेशन डिस्कस किया जस्ट, ठीक है। बाकी जो असाइनमेंट ग्रुप में भेजे हैं 1 by 1 यू स्टार्ट सॉल्विंग, जो भी ठीक लग रहा है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। स्पेशली जैम PYQ कर सकते हो, जब नहीं भी पढ़ाएं तब भी स्टार्ट करो सॉल्व करना, फिर गलतियाँ होंगी तो समझ आएगा क्या सीखना है। तो वो पढ़ा रहा हूँ तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। चलो तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं। गेट वाला जिनको क्लास अटेंड करना रुक सकता है, बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू। तो हाँ स्टॉप।